अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मोहम्मद विकास, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ डेफी लैब्स। सो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और हमारे साथ आज जो गेस्ट हैं, जो ट्रेनर हैं, वो हाफिज़ अली मंसूर साहब हैं। और हाफिज़ साहब प्रो मेकर इंस्टीट्यूट के ओनर भी हैं। और ये ना सिर्फ आपको थ्योरेटिकल चीज़ों पे काम करवाते हैं, बल्कि प्रैक्टिकल चीज़ों पे काम करवाते हैं कि आज के दौर में चीज़ों को प्रैक्टिकली आपने कैसे परफॉर्म करना है, किसी भी टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिकली कैसे सीखना है और उसको इम्प्लीमेंट करके तो आपने एक्चुअल में जॉब्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गाइडलाइन होती है वो आपको प्रॉपर देते हैं, जो कि बहुत कम इंस्टीट्यूट्स होते हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं। तो हाफिज़ साहब इंशाल्लाह इस सेशन का स्टार्ट करेंगे। हाफिज़ साहब, ओवर टू यू। जी, अस्सलाम वालेकुम। ब्रीफली वकास ने तो मेरा आपको इंट्रोडक्शन दे दिया, तो थोड़ा सा इंट्रो मेरा प्रोफाइल के अंदर भी था, तो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर आगे स्टार्ट करता हूँ स्लाइड्स को। तो स्लाइड्स विजिबल है आप सबको? ठीक है, जबरदस्त। अच्छा, आज का जो एजेंडा है ना मेरी वर्कशॉप का, मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि उनके टारगेट ऑडियंस कौन सी होंगी ज़्यादा, जो कि आईटी डोमेन के अंदर इंटरेस्टेड है, जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन के अंदर इंटरेस्टेड है, जो स्टार्टअप देना चाहते हैं इसके अंदर, या जिनको जॉब इशू है, या करंटली जो ऑलरेडी पढ़ रहे हैं किसी भी आईटी डोमेन के अंदर, और या वो साइबर सिक्योरिटी की तरफ मूव करना चाहते हैं। तो ये सब लोग जो कि थोड़े कंसर्निंग है अपनी डोमेन को लेकर, जो कि आईटी से रिलेटेड हो, तो क्योंकि आईटी के अंदर ही साइबर सिक्योरिटी आती है, वो फर्दर मैं आगे डिस्कशन करता हूँ आप लोगों के साथ। तो उन लोगों के लिए आज का ये सारा वर्कशॉप डिजाइन की गई है और इसका एजेंडा भी यही होगा। इसमें मैं आपको थोड़ा फ्यूचर से रिलेटेड बताऊंगा कि एआई कैसे साइबर सिक्योरिटी के अंदर हेल्प कर रही है, एआई की वजह से कौन से डिपार्टमेंट्स हैं या साइबर सिक्योरिटी के अंदर कौन सी डोमेन्स हैं जो हिट हुई हैं, और कौन सी डोमेन्स हैं जिनके अंदर फायदा भी हुआ है, और फ्यूचर में कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी वजह से चेंज आ रहा है साइबर सिक्योरिटी की डोमेन के अंदर। तो ये सारा एनालिसिस करके आपको थोड़ा सा बताता हूँ, थोड़ा सा जो आपके लिए इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ बड़ा हेल्पफुल होगा फ्यूचर में। तो जी स्टार्ट करते हैं जी इन्फॉर्मेशन से। आप याद रखिएगा, जो भी आपने टर्म का जरूर पता होना चाहिए। अक्सर हमारे पास इंटरव्यूज में बच्चे आते हैं तो साइबर सिक्योरिटी की डिग्री की होती है, तो उनसे हम क्वेश्चन करते हैं कि जी बताएं कि ये साइबर का मतलब क्या है। तो आप बिलीव करें कि उनको तो पता भी नहीं होता। 3.8 CGPA, 7 CGPA, इवन के 3.9 CGPA वाली बच्ची से भी मेरा एक दफ़ा इस तरह इंटरेक्शन हुआ, तो मैंने से भी पूछा कि साइबर जो आप डिग्री करके आए उसका मतलब तो बताओ, तो वो भी नहीं प्रॉपरली एक्सप्लेन कर सके बच्चे। तो ये तो अलमी है हमारे इंस्टीट्यूशंस का आजकल। तो वो साइड पे रखते हुए हम स्टार्ट करते हैं पहले टर्म से कि इंफॉर्मेशन क्या होती है, टेक्नोलॉजी क्या है, साइबर क्या है, और फिर सिक्योरिटी क्या है। तो आपने ना चीज़ को बड़ा देखना है कि इंफॉर्मेशन क्या चीज़ है। मैं आपको बताता हूँ कि इंफॉर्मेशन वो इंफॉर्मेशन जो कि आप समझ लें कि मैं आपको बताता हूँ, ये एक पेपर है, इस पेपर के ऊपर कुछ लिखा हुआ है जो आप पढ़ सकते हो, जिसका आपको पता है। तो इसके ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपको समझ आ रही है वो लेकिन वो भी पेपर पे है, ठीक है, तो इसको कहेंगे आप इंफॉर्मेशन। इसी तरह अगर यही इंफॉर्मेशन को अगर आप कंप्यूटर के अंदर एक्सेल के ऊपर या डॉक्यूमेंट फॉर्म के ऊपर शिफ्ट करते हो, तो वो आपकी बन जाएगी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि आपने किस टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए इंफॉर्मेशन को प्रोसीड किया, या उसके अंदर स्टोर किया, या देखा, या जो भी आपने चेंजिंग की, तो ये बन जाती है आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो इसी तरह साइबर क्या चीज है, फिर साइबर जिसके बारे में आज ये सारा टॉपिक है, या जिसकी डिग्री करवाई जाती है साइबर। अच्छा, इंफॉर्मेशन के अंदर आपके डिजिटल सिस्टम, हार्डवेयर, ये सारी चीजें आ जाती है, लेकिन साइबर जरा डिफरेंट है थोड़ी सी। साइबर के अंदर आपका क्या आता है कि साइबर जितनी भी ट्रैफिक या इंफॉर्मेशन ओवर द इंटरनेट आपके राउट कर रही होती है, यानी कि आपके घर से दूसरे घर या दूसरे मुल्क या दूसरे शहर पे जो इंफॉर्मेशन, एक स्पाइडर वेब जो बना हुआ है उसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन राउट हो रही है या एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, आसान लफ्जों में कहूँ तो वो एक साइबर कहते हैं, उसको साइबर कहते हैं। उसकी सिक्योरिटी अलग है, और सिक्योरिटी इन टर्म्स के साथ लगा लें अब आप देखते होंगे कई जगहों पे बाहर के मुल्कों में इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की डिग्री अलग है, आईटी सिक्योरिटी की डिग्री अलग है, और साइबर सिक्योरिटी की अलग है। तो कभी आप लोगों के ज़हन में ख्याल आया कि ऐसा क्यों है कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी अलग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या? यकीनन कुछ ना कुछ कंटेंट अलग होता होगा, यूनिकनेस होती होगी उनके अंदर कुछ कंटेंट की, जिसकी वजह से ये डिग्री भी अलग अलग बाहर या सर्टिफिकेशंस या कोर्सेज अलग अलग करवाए जा रहे हैं। तो चूंकि आज की हमारी जो ये सारी टॉपिक है वो साइबर से रिलेटेड है, तो मैं साइबर तक ही रहूंगा फिलहाल। तो साइबर सिक्योरिटी का मतलब कि आप साइबर ओवर द इंटरनेट जितनी भी ट्रैफिक या इंफॉर्मेशन राउट करवा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी आपकी साइबर सिक्योरिटी के अंडर आती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि इंफॉर्मेशन और साइबर में क्या फर्क है और क्यों ये अलग अलग टर्म्स यूज होती हैं। तो और मैं साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप लोग फीडबैक भी देंगे, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वर्कशॉप होगा इस तरह से ऑनलाइन। नॉर्मली मैं जाके फिजिकली करता हूँ, क्योंकि उसमें इंटरेक्शन होती है लोगों के साथ, तो उससे फ्यूल अप होता है इंसान की और मजा आता है आगे करने का। तो अगर आप लोग भी साथ कंट्रीब्यूशन करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा इसके अंदर, ये एक घंटा जो भी था।
अच्छा जी, तो इसके अलावा हम आते हैं कि जी सिक्योरिटी के ना 3 पिलर्स होते हैं, जो कि आप किसी भी इंडस्ट्री में चले जाएँ, कहीं पे आईटी में भी पढ़ लें, साइबर सिक्योरिटी में भी पढ़ लें, ये 3 पिलर आपके लाज़मी होंगे। आप कोई बुक पढ़ लें, आपके कोर्सेज़ के अंदर भी ये पढ़ाए जाते हैं, सीआईए के। बड़े बेसिक से हैं, मैं बड़े आसान करके आपको समझाऊँगा, ज़्यादा टेक्निकल नहीं जाऊँगा। कॉन्फिडेंशियलिटी सिंपल, कि जो भी जिस बंदे की जो इन्फॉर्मेशन है सिर्फ़ उस तक रहे, यानी कि प्राइवेट कॉन्फिडेंशियलिटी सिंपल वर्ड से समझ आती है। इसी तरह इंटेग्रिटी, के डाटा की एक्यूरेसी, जो चीज़ आपको मिल रही है वो एक्यूरेट है भी कि नहीं है, उसमें कोई चेंजिंग या अल्टरनेशन ना हुई हो। और अवेलेबिलिटी, कि वो हर वक्त अवेलेबल हो। कहने को तो ये 3 टर्म्स हैं, लेकिन अगर आप सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इन तीनों में से कोई एक चीज़ भी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए, तो आपकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। अनफॉर्चुनेटली एक लॉ भी है, कह लें कि कोई भी सिक्योरिटी जितने मर्ज़ी आप उसके अंदर लॉ फ्रेमवर्क कुछ भी कर लें, 100% सिक्योर नहीं हो सकती। ये कह लें आप ग्लोबल इशू है, कह लें कि मसला है कि ये सिक्योरिटी के अंदर एक इम्पैक्ट है कि कभी भी सिक्योरिटी जो है 100% सिक्योर नहीं हो सकती। आप उसको मजीद सिक्योर कर सकते हो, मजीद एक्सेल या एक्सेलरेट कर सकते हो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव या पॉलिसीज या इस तरह की फ्रेमवर्क्स लगा के, लेकिन 100% सिक्योर आप कभी भी नहीं कर सकते उसको। तो अगर इस टियर को या ट्रायल को मैं आसान लफ्जों में समझाऊंगा आपको, तो कॉन्फिडेंशियलिटी को आप ऐसे ले लें कि जैसे आप बैंक की एप्लीकेशन यूज कर रहे होते हो, तो अगर वो सही बंदा यूज कर रहा है या किसी और के एक्सेस में नहीं जाती, तो वो आपका डाटा या बैंक बैलेंस वो नहीं देख पाता या डाटा शेयर नहीं होता, तो वो आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी आ गई। अगर सपोज करें कि आप वही ऐप, बैंक की ऐप, अगर आप एक्सेस ही नहीं कर पा रहे, तो आपका अवेलेबिलिटी इशू हो गया। और उसी तरह अगर आपकी वो बैंक की एप्लीकेशन का डाटा या वो कोई और एक्सेस कर ले, तो आपकी इंटेग्रिटी कॉम्प्रोमाइज होगी। वो यूजर एक्सेस की भी हो सकती है और डाटा की भी इंटेग्रिटी हो सकती है। तो ये सिंपल सी एक टर्म थी। तो ये ये 3 पिलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है साइबर सिक्योरिटी को लेकर। इसके बाद आते हैं जी थ्रेड्स पे, कि डिजिटल थ्रेड्स क्या होते हैं। पहले तो इसके अंदर एक टर्म यूज है डिजिटल, ये इसलिए मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आगे मैंने एक और टर्म यूज करनी है, उसका कंपैरेटिवली एनालिसिस करेंगे बाद में। डिजिटल, जितनी भी आपकी इंफॉर्मेशन 0-1 के अंदर अभी प्रोसेस होती है, उसको आप कहते हो डिजिटल। और उसी से रिलेटेड जितने थ्रेड्स होते हैं उसको आप कहते हो डिजिटल थ्रेड्स, जिसमें सबसे पहले आता है आपका फिशिंग अटैक, मालवेयर, रैंसमवेयर और फिर वीक पासवर्ड्स। ये फिशिंग अटैक तो आपको पता है, फेक ईमेल और मैसेजेस, स्कैम जो स्टील इन्फॉर्मेशन का लेते हैं आपका, और फेक पेजेस, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इवन के बिजनेस में तो अब बहुत ज्यादा एआई के आने की वजह से सबसे ज्यादा फिशिंग अटैक्स आपके बढ़ गए हैं। और रैंसमवेयर अटैक, ये इसका भी आपको सुना होगा, जो शौकत खानम में, ये यूएमटी के अंदर, इवन के कई बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इससे अफेक्ट हुई हैं, जिसके अंदर आपका डाटा जो है वो एन्क्रिप्टेड फॉर्म में हो जाता है और वो आपसे स्पेसिफिक अमाउंट कोई मांगता है कि अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो तो आप पैसे दो और हमसे की ले लो। एक ये आसान लफ्जों में आपको बता रहा हूँ। इसी तरह मालवेयर्स होते हैं, जो कि आपके सॉफ्टवेयर के अंदर या सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जाके फैलते हैं मिलिशियसली। अलग अलग टाइप्स होती है मालवेयर की। नॉर्मल ये होता है कि ये इम्पैक्ट करते हैं, कुछ ना कुछ डैमेज ही करते हैं आपके सिस्टम। आपका डाटा ना आपके काम का रहता है, ना किसी के काम के लिए रहता है, या आपके प्रोसेस इतने हाई कर देते हैं कि आपका सिस्टम हीट अप होना शुरू हो जाता है। तो अलग अलग किस्म की मालवेयर की टाइप होती है, लेकिन ये आपके थ्रेड्स मेनली मालवेयर के नाम से ही ज्यादा हाईलाइट किए जाते हैं। और इसके ज्यादा जो नॉर्मल यूजर सबसे ज्यादा जिससे इम्पैक्ट होता है वो वीक पासवर्ड्स। वीक पासवर्ड के अंदर आप देख लेंगे, अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट में देख रहा था जिसके अंदर उन्होंने टॉप 10 के पासवर्ड बताए थे कि सबसे ज्यादा वीक पासवर्ड कौन से, जिसमें 1 2 3 4 या इसी तरह 9 2 1 रिवर्स सीक्वेंस में अगर आप करें, वो पाकिस्तान 1 2, पाकिस्तान ग्लोबली तो किसी और किस्म के थे, लेकिन मैंने पाकिस्तान पर्सपेक्टिव से देखे, पाकिस्तान 1 2 3, पाकिस्तान @1 2 3, या कीबोर्ड से QWERTY, इस तरह के जो पैटर्न याद रहते हैं। और इसी तरह जो एक एनालिसिस रिपोर्ट मैंने देखी जिसके अंदर वो बता रहे थे कि अक्सर लोग पिन कोड जो हैं वो अपनी डेट ऑफ बर्थ यूज करते हैं। सेम वही एटीएम कार्ड्स के अंदर भी इसी तरह यूज करते हैं, और एटीएम कार्ड के अंदर भी अपनी डेट ऑफ बर्थ या उसके लास्ट में से कुछ इस तरह के डिजिट्स, या अपने फोन नंबर के लास्ट डिजिट्स या शुरू वाले डिजिट्स, कुछ इस तरह से करके वो अपने की पिन वगैरह बनाते हैं जो उनको याद है। अब ये उनके लिए तो याद होता है, लेकिन जो हैकर्स या दूसरी साइड पे अटैकर साइड पे था, उनके लिए बड़ा आसान होता है इन चीजों को बाईपास करके या इसको हैक करना या अटैक करना इस पे। तो इसलिए वीक पासवर्ड से सबसे बड़ा इशू है, जिसके काफी पैरामीटर्स अलग अलग हैं, लेकिन क्योंकि ये आपकी जो वर्कशॉप है ये ज्यादा प्रैक्टिकल बेस्ड नहीं, प्रैक्टिकल बेस्ड भी होगी, अवेयरनेस बेस्ड, तो इसलिए मैं इसको प्रैक्टिकल नहीं तो किसी वर्कशॉप में इंशाल्लाह इसको प्रैक्टिकल्स भी आपको करके दिखाऊंगा कि आप अपनी पर्सनल गैजेट्स को किस तरह से ज्यादा सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि अब तो बहुत ज्यादा मल्टी फैक्टर, 2 फैक्टर, अलग अलग किस्म की ऑथेंटिकेशंस आ गई हैं। बल्कि मैं आपको एक यूज के एग्जांपल सुनाता हूँ, बताता हूँ ये फिशिंग अटैक से रिलेटेड। ये कहने को तो बड़ा सिंपल सा लगता है कि जी पता चल जाएगा। सबसे ज्यादा ट्रैप में जो फंसता है ना आम यूजर, जो नॉन टेक्निकल और इवन के टेक्निकल भी, तो वो ये फिशिंग अटैक का ही शिकार बनता है सबसे ज्यादा।
इवन के रिसेंटली मैं आपको अपना ही एक यूज केस बता देता हूँ। रिसेंटली मेरे साथ क्या हुआ है कि मुझे किसी तरह बिजनेस ईमेल आई और एआई की वजह से इतने पावरफुल अटैक हो गए हैं कि वो देखते हैं कि आप आजकल काम क्या कर रहे हो, उसी से रिलेटेड आप मेरी एक यूनिवर्सिटी के साथ कोई बातचीत चल रही थी किसी इवेंट को लेकर, तो मैं हैरान था कि मुझे उसी से रिलेटेड एक पेज आ गया जो कि फिशिंग था। अब मैं फोन पे की बात करते हुए उसको मैंने फिल करके ना सबमिट करा दिया। एक थी वो कि एडमिट करते हैं, मैंने एडमिट किया और एडमिट करते साथ ही मुझे वो लिंक देख के एकदम आईडिया भाई इस तरह का ये हो नहीं सकता। तो आप बिलीव करो कि मेरे जो ब्राउजर के ऊपर उस टाइम रन टाइम पे कैशेस थी वो सारी उसने कैप्चर कर ली। वो अलग बात है कि मैंने बाद में उसको रिवर्स कर लिया था क्योंकि मुझे आइडिया हो गया था कि अटैक हो, लेकिन मेरे जैसा बंदा और मेरे जैसे कई ऐसे लोग हैं जो कि इतने प्रोफेशनल है लेकिन फिर भी फिशिंग अटैक को रोकना इस टाइम सबसे बड़ी सही दर्द है। लेकिन ये भी नहीं कि नहीं हो सकता, इसके काफी चीजें हैं जो आप यानी कि प्रैक्टिस मेन चीज है कि प्रैक्टिस और अवेयरनेस ट्रेनिंग्स इसके साथ जरूर जुड़े हैं जिसकी वजह से आप फिशिंग अटैक से बच सकते हो या बाकी अटैक से भी। अच्छा जी, अब तो आते हैं कि आपकी जो साइबर सिक्योरिटी डोमेन को लेकर जो मेन डोमेन्स है वो कौन सी है कि फ्यूचर में अगर आप साइबर सिक्योरिटी की डिग्री कर लेते हैं तो आपको आगे क्या स्कोप मिलेगा। देखिए एक तो नेटवर्क सिक्योरिटी जमाना है मशहूर, आपको पता ही है, सबको पता है कि नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर। इसी तरह आजकल जो हॉट ट्रेंडिंग पे है क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर, एप्लीकेशन सिक्योरिटी इंजीनियर जो कि एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बेस्ड जितनी भी बनती है उनको सिक्योर करते हैं। फिर डाटा सिक्योरिटी इंजीनियर अलग होते हैं। इसी तरह सोक इंजीनियर्स, आपको पता है इनिशियली सोक सेंटर बने हुए, नोक सेंटर, वहाँ पे मॉनिटरिंग और रिस्पांस के लिए सोक के बच्चे बैठाए जाते हैं। और फिर आइडेंटिटी एक्सेस, ये भी आईएम से रिलेटेड सिक्योरिटी, ये फ्यूचर में स्पेशलाइजेशन अलग है। अच्छा, इसमें एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें कहते हैं कि साइबर सिक्योरिटी अब सिंपल साइबर सिक्योरिटी नहीं रही कि जी एक आपने कोई सब्जेक्ट पढ़ना है और उसके बाद जी आपकी डिग्री हो गई। तो साइबर सिक्योरिटी में आपको मल्टीपल डोमेन्स की स्पेशलाइज की ऑप्शंस मिलती हैं, अलग अलग डोमेन्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है और कोई एक जॉब भी नहीं, आप मल्टीपल जॉब्स कर रहे हो। और अब एआई के आने के बाद तो काफी चीजें कॉम्प्लेक्स हो गई हैं इन टर्म ऑफ कि आप पहले तो होता था ना कि एक काम करके आप कहते थे उसके मास्टर हो, नहीं, अब आपको मल्टीपल डोमेन का मास्टर बनना पड़ता है। फिर जा इसको कर सकते हो। स्क्रीन शो नहीं हो रही मेरी आप लोगों को, रिस्पॉन्ड करके बताएं स्क्रीन विजिबल है आप लोगों के लिए नहीं है। एक कोई कह रहा था कि स्क्रीन विजिबल नहीं, तो बाकी सबको है, इसका मतलब उनके एंड से कोई इशू होगा। चलो जी, हो रही है, चलिए जी स्टार्ट आगे करते कंटिन्यू करते हैं इसको जी। अब करियर पाथ को लेके अगर डिस्कस करें बिगनर्स के लिए, ये मैंने सीजो के हिसाब से लिखा था। वैसे तो कि अगर आपने एक बड़े लेवल का जो सीजो, आपको पता है कोई छोटे लेवल की जॉब नहीं होती, सीजो बनने के लिए भी जिसकी सर्टिफिकेशन भी आप करें तो आपको वो कहते हैं कि आपका 7-8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए रिलेटिव डोमेन के अंदर। तो जी डिस्कस करते हैं कि आपने अगर साइबर सिक्योरिटी या आईटी की डोमेन के अंदर आना है तो आपके लिए क्या फंडामेंटल एक पाथ है या एक्सटेंशन है जिसको आप अचीव करोगे तो फिर जाके आप एक अच्छे लेवल के इंजीनियर या एक अच्छी पोस्ट पे उसके एडवांस रोल पे पहुंच सकते हो। तो जी सबसे पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इसमें आपकी बेसिक्स आपने सीखनी है। और बेसिक किसी एक डोमेन से रिलेटेड नहीं सीखने आपने। आईटी के अंदर जितनी डोमेन्स आती है ना, मैंने राइट में स्पेशली मेंशन भी इसी वजह से किया था कि इसमें आता क्या क्या फंडामेंटल एरिया के अंदर। देखें, सबसे पहले आपके अंदर आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम में आपके आता है विंडोज, लाइनक्स, प्रोसेसर्स, यूजर्स, परमिशंस, लॉग्स वगैरह। अब मैं सिर्फ इसी की एग्जांपल पे अगर बात करूं मजीद डिटेल के अंदर, तो आप लोग कितने लोग इनमें से हैं जो कि विंडोज यूज करते होंगे डेली बेसिस पे, तकरीबन सालों से यूज कर रहे हैं। और मैं गारंटी कहता हूँ उसके अंदर प्रोसेसेस, उसकी सिक्योरिटी, इवन कि उसके बेसिक यूज से भी आप अवेयर नहीं हो प्रॉपर्ली अभी तक। 5% आपको यूज आता है सिर्फ अपनी विंडो का, जो आप 5, 6, 10 साल से यूज कर रहे हो। प्रैक्टिकली मैंने ये ऑब्जर्व किया हुआ है लोगों में, जब मैं जाके वर्कशॉप्स करवाता हूँ या स्टूडेंट्स का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं उस बेस पे ये सारा आपको एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ कि आप जो विंडोज यूज करते हो या जो मोबाइल यूज करते हो, आपको उसकी भी बेसिक सिक्योरिटी की अवेयरनेस नहीं है। और ये अवेयरनेस ट्रेनिंग्स के बाद ही आती है, आज बात है ऐसे बैठे बैठे। और आजकल तो वैसे ही यही का दौर है, तो आप चाहे तो उनसे भी सीख सकते हैं, लेकिन फिर भी वो डायरेक्शन की और मेंटरशिप की यकीनन जरूरत होती है उसके अंदर भी। अच्छा, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद आपकी सिर्फ विंडो इटसेल्फ कहने पे तो विंडो है, इसके अंदर पूरी एक दुनिया है अलग से। फिर लाइनक्स पे आप आते हो तो वो एक अलग है ऑपरेटिंग सिस्टम और अलग दुनिया है। फिर प्रोसेसेस इन दोनों के अलग अलग, फिर यूजर क्रेडेंशियल्स, परमिशंस वगैरह उसके अलग टियर्स हैं। फिर लॉग्स का एनालिसिस करना। देखें, साइबर सिक्योरिटी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है ना, वो लॉग्स होते हैं, लॉग्स, जिसकी बेस पे वो एनालिसिस करता है। आगे मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा क्या क्या किस तरह से होते हैं। सेम इसी तरह नेटवर्क्स के अंदर आ जाए, नेटवर्क के बेसिक्स क्या होते हैं, आईपी, डीएनएस, पोर्ट, प्रोटोकॉल, राउटिंग, फाइबर्स वगैरह, इनके बारे में और इनको यूज करना आपको आता हो। अब आप जितने भी लोग बैठे हुए उस टाइम, आप में से आप खुद ही बताओ कितने लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि जो घर में आपके राउटर लगे होते हैं, ये इंटरनेट के कनेक्शन,
उसको आप खुद ही मैनेज कर रहे हो या खुद ही एक्सेस करके यूज कर रहे हो, उसके अंदर सिक्योरिटी लगा रहे हो कि कोई आपके वाईफाई को, आपको पता है कि आपके वाईफाई को सिर्फ अगर कोई आप घर में आता है, कोई दोस्त, कोई टेक्निकल बंदा समझ ले, तो मेरी तरह का आता है, लेकिन मेरी इंटेंशन ठीक होंगी, मैं वैसे बता रहा हूँ, मेरी तरह का कोई नॉलेजेबल के हिसाब से कह रहा हूँ, तो वो क्या करेगा जी, आपके नेटवर्क का हिस्सा बनेगा, आपका पार्ट बना, आपके ये पोर्ट स्कैन करेगा, प्रोटोकॉल देखेगा कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम करेगा, काफी इंफॉर्मेशन वो स्कैनिंग करके निकाल सकता है। इवन कि आपके घर पे जो कैमरे लगे होंगे वो भी उस नेटवर्क का पार्ट होंगे, वो उसको भी एक्सेस कर सकता है इजीली। तो काफी हद तक वल्नरेबल आपका सिस्टम हो जाता है जब आप नेटवर्क लेवल पे भी अगर सिक्योरिटी ना करो। तो आपके घर पे जितने भी ये राउटर या आपकी एक्सेस पॉइंट है, इनको कंट्रोल करने का आपको जरूर नॉलेज होना चाहिए। अच्छा, उसके बाद हार्डवेयर एंड डिवाइस सिक्योरिटी, सेम इसी तरह मोबाइल और आपके लैपटॉप वगैरह जो आप यूज करते हो डेली गैजेट्स, ये तो मैं आपको पर्सनल फंडामेंटल एरिया के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि जब इंडस्ट्री में जाते हो वहाँ पे सर्वर्स, फायरवॉल्स और स्विचेस बड़े लेवल के जो होते हैं, लेयर 2 3 लेवल के, और बाकी चीजें उस तरह की आ जाती हैं। ये मैं अभी फंडामेंटल आपको कह रहा हूँ, आपके जो बेसिक जो आपके हार्डवेयर या रिसोर्सेज आपके हाथ में और डेली आप यूज करते हो, उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करने पहले तो आप। अब देखिए कितने आप ऐसे लोग हैं जिनको बायोस यूएफआई को कंट्रोल या मैनेज करना आता हो, या फर्मवेयर के साथ खेलना आता हो कि किस तरह फर्मवेयर इंस्टॉल करना है। फर्मवेयर करना कोई मजाक नहीं होता, वैसे मैं आपको बता दूं, फर्मवेयर करते हुए अगर गलती से कोई गलती हो गई या आपने कोई प्रोसेसर या पढ़ के प्रॉपर नहीं किया, तो आपका हार्डवेयर ही बिल्कुल क्या समझ ले, उसके बाद वो ऑन ही नहीं होगा, डिस्प्ले नहीं देगा आपको। इसी तरह यूएसबी रिस्क बहुत इस तरह इंपॉर्टेंट है। एंड पॉइंट प्रोटेक्शन, अब मैं गारंटी कहता हूँ कि आपके सिस्टम के अंदर जितने भी वो डिफेंडर आपको बाय डिफॉल्ट मिलता है, मैं अगर सिर्फ आपसे पूछूं बताएं जी इसके अंदर किस किस किस्म की सिक्योरिटी है, आप में से किसी को भी नहीं पता। आपको ये पता वो एक एंटीवायरस है जो चल रहा है, खुद ही से वायरस पकड़ेगा, खुद ही से हो जाएगा। अगर ये सब कुछ होता तो फिर अटैक कैसे हो जाते हैं? कभी सोचा आप लोगों ने इस बारे में कि एंटीवायरस चल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर ये अटैक कैसे हो जाते हैं इतने आराम से? अभी कभी आप विंडो डिफेंडर को साइबर सिक्योरिटी का क्या हिस्सा है, कैसा क्वेश्चन आंसर ना हम लास्ट पे करेंगे। मैं आपको 10-15 मिनट दूंगा, एंड पे मैं 10-15 मिनट में कोशिश करूंगी इसको वाइंड अप करूं, तो लास्ट में मैं आपको पूरा मौका दूंगा इसमें क्वेश्चन आंसर का, आप लिख लो, एंड पे डिस्कस कर लेंगे उसको। इसी तरह नेक्स्ट लेवल होता है विजुअलाइजेशन। बेसिकली साइबर सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स है, लाजिम बात है, वो जितनी भी प्रैक्टिस है वो अपने लैपटॉप पे तो नहीं करते, वो वर्चुअल मशीन पे या हाइपरवाइजर पे उनके ऊपर करते हैं। तो उनकी आइसोलेशन, उनकी सिक्योरिटी कितनी मैटर करती है कि कोई ऐसा मालवेयर आप नेट से उठा के अपने सिस्टम पे चला लो, और वो नेटवर्क का क्योंकि हिस्सा होगा आपका, और वो आपके मेन सिस्टम के अंदर और फिर आपके सिस्टम से आपके पूरे नेटवर्क के अंदर, यानी कि आपके घर में पूरे जितने सिस्टम है उन सब में भी फैल सकता है वो मालवेयर या रैंसमवेयर अटैक। तो इसको कैसे आप कर सकते हो? फिर क्लाउड बेसिक्स, आपको पता है ये जितने मोबाइल के अंदर आजकल हम क्लाउड सर्विसेज यूज कर रहे हैं, यानी कि आपका गूगल अकाउंट सबसे बड़ी एग्जांपल, आपका गूगल अकाउंट है, आप गूगल अकाउंट जो यूज कर रहे हो डेली, जो आपको पता है मोबाइल गूगल अकाउंट के बगैर चलता ही नहीं आगे, उसकी सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है। इतने ज्यादा मैंने केसेस इसके सुने हैं ना कि सिर्फ ये गूगल अकाउंट के ऊपर वीक सिक्योरिटी की वजह से कितने ऐसे लोग हैं जिनको की जिंदगी बर्बाद हुई है, खास तौर पे फीमेल्स वाली साइड पे तो मैंने बहुत ज्यादा देखा है। सिर्फ गूगल अकाउंट के कॉम्प्रोमाइज होने की वजह से उनका क्या क्या मसले मसाइल उनको आए हैं, और एफआईए भी कुछ नहीं कर सकता कुछ मामला में, क्योंकि ये जितनी एप्लीकेशन यूज होती हैं ऑनलाइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इनके डाटा सेंटर यहाँ पे नहीं, वो दूसरी कंट्रीज के हैं और उन्हीं के प्रेमिसेस में उनकी कंप्लायंस के अंदर आते हैं। अब मैं अक्सर लोगों को ये समझाता हूँ कि देखें जी कैसे जो हमारे ट्रेडिशन के अंदर बुरी चीज समझी जाती है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि ये हमारे यहाँ पे कल्चर है दुपट्टा लेने का, सलवार कमीज का, इस तरह बाहर के मुल्कों में तो इस तरह नहीं है ना, वहाँ पे तो लंगे पड़ंगे फेड़े जिस तरह मर्जी, उनको तो पूछेगा ही नहीं। तो उनके लॉ या उनके कल्चर के हिसाब से वो चीजें ठीक है जो हमारे हिसाब से गलत होती हैं। यानी हमारे दुपट्टा लेने वाली लड़की की तस्वीर कोई वैसे कुछ भी आल्टर करके लगा दे तो उसकी तो जिंदगी खराब, उसके खानदान में उसकी जीना मुश्किल हो जाता है, और बाकी मामला। बाहर के मुल्कों में तो इस तरह नहीं होता, वहाँ तो ये चीजें नॉर्मल है। तो वो उस चीज को कैसे वो कहेंगे कि आपने ये प्रोफाइल में गलत तस्वीर लगी हुई है, आप उसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? तो इसलिए अक्सर मैं सेमिनार या वर्कशॉप या गवर्नमेंट के अंदर कभी भी बैठता हूँ तो मैं कहता हूँ ये बड़ा कंपलसरी है कि इन सब का डाटा कंट्रोल पाकिस्तान से होना चाहिए। कंट्रोल जितनी भी इसकी आइडेंटिटी या जो भी इसका कंट्रोल सिस्टम है ना डिसमैनेजमेंट का, वो हमारे पाकिस्तान से हो तो फिर हम लोग सिक्योर रह सकते हैं। अदरवाइज क्या फायदा हम दूसरे मुल्क या दूसरे कंट्री के कंप्लायंस के अंदर इधर बैठ के उनकी सर्विसेज यूज करें। आप देखो ना चाइना और रशिया, वो अपना सिस्टम यूज कर रहे हैं, वो डिपेंड ही नहीं करता, वो अपना डाटा अपने तक रखते हैं, उनकी कंट्री से बाहर जा नहीं सकता। सेम इसी तरह आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, ये उसी से रिलेटेड है, क्लाउड के अंदर ही कितनी आपने एक्सेस देनी है और किस तरह से करना है। फिर एप्लीकेशन वेब बेसिक्स, इसके बेसिक्स आपको आने चाहिए। देखिए आपको वेबसाइट बनानी आएगी, वेब एप्लीकेशन कभी बनाई होगी आपने, तभी आपको समझ आएगी ना कि इसकी सिक्योरिटी कैसे करनी है आपने। देखिए अक्सर मैं बच्चों को एग्जांपल देता हूँ ताले की, कि एक ताला है, उसको खोलने का क्या तरीका है? एक तो आप चाबी से खोलेंगे, यानी कि आपके पास अगर चाबी होगी तो आप खोलेंगे। दूसरा तो ये है लीगल वे, दूसरा आप उसी ताले को चाबी चोरी करेंगे और उसको खोलेंगे। तीसरा तरीका क्या हो सकता है कि जी आप उस ताले की चाबी की डुप्लीकेट बनाओगे और फिर खोलोगे, ठीक है, इस तरह भी खोल लिया। चौथा क्या हो सकता है कि आपके पास चाबी है ही नहीं तो आप क्या करोगे?
अब आप ये करोगे, आप हथौड़ी लाओगे, ताला तोड़ोगे, लेकिन उसमें नुकसान क्या होगा? ताला तो गया, दोबारा वो अपने उस फॉर्म में तो नहीं आ सकता ना। ठीक है, ये भी हो गया। अब आपने डुप्लीकेट चाबी बनवाई, खोला, उसको किया, बंद कर दिया, अगले को पता भी नहीं चलना आपने ताला खोला था, ये किसी और लेवल की उसने काम कर दिया। या आप क्या करोगे? या आप करोगे उस ताले के अंदर एल्फी डाल दोगे या कोई ऐसी चीज आके उसे ब्लॉक कर दोगे। अब क्या होगा कि वो ताला ना आपके लिए एक्सेसिबल रहेगा ना उसके लिए एक्सेसिबल रहेगा। ये सारी टर्म्स ही सिक्योरिटी के अंदर मसले मसाइल आते हैं, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल इस तरह। तो इसी तरह अगर आप चाहते हो बेस्ट तो सिक्योरिटी के लिए, तो आप सोचें कि अगर आप चाहते हो कि मैं हर ताला खोल सकूं, तो लाजिम बात है जब तक आपको ताले का मैकेनिज्म नहीं पता होगा, आपको पता नहीं होगा इसके अंदर से मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तभी आप उसकी सिक्योरिटी मेजर्स को देख सकते हो ना कि मैं इसको ऐसे करूंगा और ऐसे करूंगा तो ये खुल जाएगा। लेकिन देखिए, इस पूरा जो मैंने आपको स्टोरी सुनाई ताले वाली, उसमें सबसे बेस्ट तरीका क्या था और ये सबसे मास्टर बंदा कौन था कि जिसने डुप्लीकेट चाबी बनाई। डुप्लीकेट चाबी बनाने वाला क्योंकि उसे मैकेनिज्म का पता था, इसलिए उसने उसकी डुप्लीकेट चाबी बनाई, उसको खोल लिया। नेक्स्ट में कोई उससे बड़ा ताला आएगा या एडवांस सिक्योरिटी के साथ आएगा, वो उसकी भी चाबी बना लेगा। क्यों? माइनर सा चेंज होगा मैकेनिज्म के अंदर, और उसे क्योंकि एक्सपीरियंस था, उसे आइडिया था, उसका नॉलेज था, उसने कर लिया, उसके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग थे। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ कि सिक्योरिटी मैटर नहीं करती। सबसे पहले आप फंडामेंटल सीखें, उसके बाद फिर आप आए उसकी सिक्योरिटीज के ऊपर। फिर इसी तरह आगे इसके अंदर डाटा सिक्योरिटी पॉलिसीज प्रोसीजर सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको लोग अवॉइड कर देते हैं सीखना। इधर आप जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में चले जाए, वहाँ पे साइबर सिक्योरिटी की डिग्री के अंदर बच्चों को सिर्फ यही दिखाया जाता है अटैक ऐसे करना है, लाइनिंग ऐसे करनी है, वाईफाई ऐसे हैक करना। बंदा पूछे कि भाई कौन आपको कहेगा, कहीं देखा आपने सीवी जॉब में लगाओ हमें वाईफाई हैक करने के लिए बंदा चाहिए, कहीं पे आपने जॉब में देखा हो कहीं पे हैकिंग के लिए हमें बंदा चाहिए, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। लोग सिक्योरिटी के लिए बंदे रखते हैं, लेकिन सिक्योरिटी करने के लिए आप यकीनन कहेंगे आपको सिक्योरिटी ब्रेक करनी भी आनी चाहिए। लेकिन मैं कहता हूँ कि टूल्स का यूज करके आप ब्रेक करने की बजाय आप देखिए वो टूल्स कैसे काम करते हैं। वो टूल बनाने वाले भी तो इंसान थे ना कोई, उन टूल्स को बनाना सीखिए, रिसर्च करें, R&D वगैरह करें, अपने आप को एम्पावर करें। अब तो यही का दौर है, यहाँ पे आपको चीजें सीखना ज्यादा आसान है। बुक्स पहले आपको पूरी पढ़नी पड़ती थी, आप समराइज करके पढ़ लेते हैं बुक को, अपनी मर्जी के अपॉइंटमेंट में निकलवा लेते हैं। तो AI अडॉप्टिव हो थोड़े से, और उसको थोड़ी अपनी स्किल सेट को इंप्रूव करे। उसी तरह नीचे आगे AI ऑटोमेशन बेसिक जो मैं अभी बात कर रहा था, बिल्कुल वही। फिर गवर्नेंस, रिस्क और ह्यूमन सिक्योरिटी अवेयरनेस, ये भी इंपॉर्टेंट है आजकल, उसके साथ ही है। तो ये फंडामेंटल एक पूरा एरिया जो अगर आप करते हो स्ट्रॉन्ग, अब देखिए इसमें कोई एक चीज नहीं है, मुझे पता है आपको देख के लगता होगा पता नहीं क्या है। जब आपके ये स्ट्रॉन्ग होते हैं ना, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है जिसमें आप आते हैं एंट्री रोल के ऊपर कि अब आपने करना क्या है। ठीक है, एंट्री रोल के अंदर आप इन स्पेसिफिक डोमेन से रिलेटेड कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। फिर आपका आता है चूज पाथ। अब आपकी बारी वो आएगी कि आप कहेंगे जी मैंने क्लाउड सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, या मैंने वेब एप्लीकेशन इंजीनियर बनना है, या डाटा सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है, या मैंने नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर बनना है। जहां पे अब आप करोगे अपना पाथ को सिलेक्ट, क्योंकि आपने सारी डोमेन्स देख ली हैं, आप सबके मास्टर हो गए हो, आपको पता है फंडामेंटल ऐसे होते हैं, तभी आप डोमेन सेलेक्ट करोगे ना। देखो, जब आपने किसी डोमेन पे काम ही नहीं किया तो आप कैसे स्पेशलाइज करोगे मैंने इस पे स्पेशलाइजेशन करनी है, या उसके प्री रिक्विजिट्स क्या होंगे। तो जब तक आप फंडामेंटल नहीं सीखते हो, डिग्री का जो प्रोग्राम होता है ना, उसमें आपको यही सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं कि आप करो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर जरा आपको पता है एजुकेशन लेवल और बाकी मामला किसी और तरीके से चल रहे हैं। फिर आप जब चूज पाथ कर लेते हो, उसका फिर मिड लेवल रोल होता है, वो आप अलग से देखते हो। फिर उसके बाद आप उसी के अंदर एडवांस रोल के अंदर, मैंने सीजो की एग्जांपल दिया कि आप सिक्योरिटी कंप्लायंस और प्रोसीजर्स के अंदर देखें, सिक्योरिटी कंप्लायंस और प्रोसीजर या रिस्क गवर्नमेंट। रिस्क का उसी को पता है जिसे पता है अटैक होता कैसे है, उसी को वो ही डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा भाई इसको ऐसे ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे ऐसे करना है, नहीं तो अटैक हो जाएगा। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए, टूल चलाने के लिए जो नीचे लोग होंगे वो एंट्री लेवल या चूज पाथ वाले होंगे। तो एडवांस रोल पे या मैनेजर लेवल पे मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि आप मैनेजर हो ही नहीं सकते जब तक उस काम जिसको आप मैनेज कर रहे हो उस काम को आपने खुद ना कभी किया हो। कभी आपने देखा डिग्री करते साथ या मैनेजर बन हो, कैसे बन सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है जब तक आपने वो काम खुद ना किया हो। देखें, IT का काम है, जब तार आपने खुद ना लगाई हो कभी, या एक रेसिपी आपने खुद ना बनाई हो, वो शेफ से आप क्या काम करवाओगे? वो तो आपको चूना लगा दे, कुछ कर दे, आपको पता ही नहीं चलना। कभी आपने वेब एप्लीकेशन ना बनाई हो, आपको क्या पता होगा वल्नरेबिलिटीज क्या होती हैं, कैसे वो DNS का क्या काम होता है, अभी इसके अंदर रिकॉर्ड्स का होस्टिंग कैसे करनी है, डोमेन कैसे लेनी है, DNS प्रोपगेशंस क्या होती हैं, और मामला क्या होते हैं, सर्वर्स पे कैसे, बड़ा कुछ है। इनके हर डोमेन के अंदर एक डेप्थ है पूरी, लेकिन फंडामेंटल तो स्ट्रांग होने चाहिए आपके एक दफा। तो ये था आपका एक पूरा रोड मैप। एक साइबर सिक्योरिटी में अगर आप आना चाहते हैं तो ये बहुत कंपल्सरी है, फंडामेंटल्स का स्ट्रांग होना। बेशक आप ये देख लें, नोट कर लें। उसके बाद आते हैं जिस स्लाइड के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि AI कैसे रीशेप कर दिया बिजनेस को। ये आजकल का बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है कि AI ने जॉब खत्म कर दी है, AI ने ये कर दिया, AI ने फलां कर दिया, आगे हम क्या करेंगे। जितने भी बिगनर्स है ना, वो पहले ही नाउम्मीद होकर बैठ गए हैं कि जी यही नहीं सारे काम कर लेने तो हम क्या करेंगे। तो ये मिथ को मैं आज यहाँ पे बड़ा एनालिसिस करके आपको क्लियर करूंगा। इंशाल्लाह आप भी आगे लोगों को क्लियर करेंगे। मायूसी की जरूरत नहीं है, बल्कि आपको मजीद
सीखना चाहिए। और अभी मैं वो आपको बताता हूँ कि अभी एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको वैसे डिस्कस कर देता हूँ, जिसमें बता रहे थे कि एआई के आने के बाद 2027 के अंदर तकरीबन 18 से 19 मिलियन जॉब्स खत्म हो जाएंगी, रिप्लेस हो जाएंगी। लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी लिखा था कि उसके एआई के बाद 2027 के अंदर कोई 27 से 28 मिलियन जॉब्स निकलेंगी भी नहीं, यानी कि इतना बड़ा इम्पैक्ट है। अब कौन सी जॉब्स खत्म होंगी, कौन सी जॉब्स आएंगी, वो अब थोड़ा डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, कस्टम सपोर्ट एजेंट, कॉल सेंटर स्टाफ, डाटा एंट्री ऑपरेटर, एचआर असिस्टेंट जो सीवी वगैरह, स्क्रीनिंग और शेड्यूलिंग ऑटोमेशन। इसकी एग्जांपल तो ये है जिस प्लेटफॉर्म से हम लोग अभी ये सारे कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी एग्जांपल है इसकी कि इन्होंने ये सेम इस तरह का एक टूल बनाया जो ये सारा एचआर वाला काम मैनेज कर रहा है और बड़ा जबरदस्त तरीके से कर रहा है। और मुझे पर्सनली जो इसके अंदर सबसे फीचर बेस्ट लगा है कि वो जो एरिया लोकेटेड है ना, कि आपके एरिया के अंदर आपको जॉब मिलने वाला वो जो फीचर, वो मुझे बड़ा फैसिनेट करता है इनके सॉफ्टवेयर के अंदर। अच्छा, इसी तरह कंटेंट राइटिंग आ गई आपकी, ये काम भी आपको पता है, जूनियर प्रोग्रामर बेसिक कोडिंग तो बड़ी जबरदस्त यही कर लेता है। फिर क्यूए टेस्टर, बग रिपोर्ट सपोर्टेड बाय एआई, ये आपका वो बड़ा जबरदस्त कर लेता है। सोक लेवल 1 के एनालिस्ट, वही मैं कहता हूँ अक्सर जो साइबर सिक्योरिटी में सबसे पहले जिनको इंटर्नशिप का जॉब मिलती थी वो सोक लेवल की मिलती थी, तो वो काम एआई उनसे 1000 दर्जे बेहतर कर लेता है। फिर जीआरसी कंप्लायंस स्टाफ, जो कि पॉलिसी स्टाफ आपको पता है ऑडिट चेकलिस्ट वगैरह की बनते थे, वो एआई सबसे बेस्ट कर लेता है। और टीचर ट्रेनर वाला काम भी अगर आप देखो, स्लाइड्स, क्विज़, मेंटोरशिप। लेकिन इसमें एक चीज है, आप देखो कि मेंटोरशिप जो है ना, जो एक साइकोलॉजी टाइप होती है जिसमें इमोशंस होते हैं या डिसीजन मेकिंग है, वो एआई अभी तक तो फिलहाल कोई ऐसी नहीं कि वो उसको रिप्लेस कर सके ह्यूमन की। तो ये जो चीज है ना, यही सबसे बड़ा इम्पैक्ट है जिसने डाला है एआई के अल्टरनेटिवली, कि अगर आप एक टीचर, आप एआई आपको पढ़ा देगा, आपको एम्पावर कर देगा, एफिशिएंट कर देगा, डाटा कलेक्ट करने में, डाटा को समराइज करने में, समझाने में आपकी हेल्प करेगा। लेकिन आपका क्या लेवल है और आपको किस लेवल पे जाके समझाना है उस चीज को, वो एक टीचर का ही काम है याद रखना। वो टीचर ही कर सकते हैं, लेकिन उस लेवल के टीचर भी यकीनन होने चाहिए कि जो आपको उस लेवल पे जाके उन चीजों को डिलीवर करें आपकी साइकोलॉजी के हिसाब से। तो ये था जॉब रोल और इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अच्छा, अब ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ एक एनालिसिस जो कि एक बताया कंपनीज का, या 2026 के अंदर ये सारा शेयर किया गया है। अलग अलग कंपनीज या एरियाज, जो गार्डनर, वेब, वेंचर, कराना लोगों, ये कुछ कंपनीज हैं और कुछ वो हैं जो कि बड़े साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड इनके जर्नल्स या साइबर सिक्योरिटी इनकी अपडेट काफी रहती है। तो गार्टनर ने जिस तरह कहा, प्रेडिक्ट मैनी कंपनी दैट कट कस्टमर सर्विस स्टाफ ड्यू टू एआई में रीहायर ह्यूमन लेटर, यानी कि अभी कुछ ऐसा हुआ था कि जिसके अंदर उन्होंने कुछ कंपनीज को, एक कंपनी ने काफी एम्प्लॉयज निकाल दिए थे, लेकिन अब वो दोबारा ह्यूमंस को हायर कर रहे हैं क्योंकि उनको लॉस हुआ। ये अलग अलग केस स्टडीज है, मैं वो काफी डिटेल में जाता, इसको मैंने समराइज करके यहाँ पे फिर लिखवा लिया था कि काफी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अब ये सोच रही हैं कि 2027 में वो ह्यूमन को वापस लेके आएंगे। उसके कई रीजन है। एक तो जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, वो इंसान को हौसला, या वो कह लें, मैंने आपको बताया था इमोशन टाइप, वो चीज एआई उस तरह से कवर नहीं कर पा रहा। और दूसरा इसी तरह के जो एआई का एक और सबसे बड़ा मसला कि एक तो वो ह्यूमन की तरह वो कंपनी में, एक मिनट करता हूँ, सॉरी। तो इसी तरह गार्डनर वेब आपको पता है वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने भी यही किया कि जो रिप्लेसेस आपकी जॉब्स की हैं वो क्रिएट न्यू रोल इन टेक एंड एआई, कि वही मैं जिस तरह आपको बताया था कि फ्यूचर में जो जॉब्स है ना वो चेंज हो रही हैं, रिप्लेस हो रही है, खत्म नहीं हो रही। तो आप अपने आप को उस हिसाब से एम्पावर करो जो आगे चैलेंजेस आ रहे हैं या जो एआई के अंदर रिप्लेस हो रही है जॉब। अब वो कौन सी हो रही है, कैसे हो रही है, वो अगली स्लाइड है मेरे हाथ में, डिस्कस करता हूँ आपके साथ। तो ये अब इसी तरह ये सेल्सफोर्स का इसके अंदर लिखा हुआ है। आपको पता है अभी लास्ट जो कि अमेरिका का जो डिनर हुआ था उसके अंदर ये सेल्सफोर्स की भी टीम बैठी थी जहाँ एआई के लोग बैठे हुए थे। तो मैं हैरान हुआ सेल्सफोर्स का इधर क्या कर रहा बंदा। तो मैंने जब इनके थोड़ा सा देखा तो इन्होंने एआई सेल्सफोर्स, आप देखें काफी बहुत बड़ी कंपनी है जो एआई एजेंट्स को बेच रही है अभी ऑटोमेशन के अंदर। तो इन्होंने कितने बिलियंस का बिजनेस एक साल के अंदर जनरेट किया सेल्सफोर्स ने। इसी तरह आईबीएम ने एचआर वाले काम जो मैंने आपको पीछे कहा था उनको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, साइबर सिक्योरिटी के अंदर पर्सपेक्टिव से आते हैं, बाकी चीजें तो हैं कि जिस तरह चैट पॉइंट प्रूफमेड, लेकिन ह्यूमन इस तरह नहीं कर सकते। तो साइबर सिक्योरिटी के अंदर इसने जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, सोक वाली जॉब्स, एनालिटिक्स, रेपिटेटिव काम, थ्रेट डिटेक्शन, रिपोर्टिंग, फिशिंग एनालिसिस, नो डाउट कि ये साइबर सिक्योरिटी की वजह, एआई की वजह से काफी बेनिफिट हो रहे हैं इस डोमेन के अंदर। लेकिन अगर साइड में करें तो इसमें काफी फॉल पॉजिटिव और डाटा लीकेज और प्रॉम्प्ट इंजेक्शन वगैरह अटैक होते हैं, या एजेंट परमिशन। क्योंकि देखिए आप जब आप परमिशन दे देते हैं कि जी मेरे सिस्टम में किसी भी किस्म की चेंजिंग्स कर लो, तो आपको क्या पता वो किस तरह से कर रहा है। आप तो नॉन टेक्निकल हो, यानी कि आप एक वेबसाइट बना रहे हो एंटी ग्रेविटी या कर्सर को यूज करते हुए और आप उसे फुल परमिशन दे देते हो, तो आपकी किस किस परमिशन के अंदर किस किस तरह ऑपरेटिंग डायरेक्टली को जाके वो हिट कर रहा है, कैसे कर रहा है, आपको कुछ पता ही नहीं है। तो ये भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। जिस तरह आप खुद यूज कर रहे हो, कोई
आपके वो कमांड भी चलवा सकता है उसके अंदर। एक सिंपल सी स्क्रिप्ट होती है, अगर मैं आपको कभी दिखाऊं, वो ट्रिगर होते हैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद। अगर आपके सिस्टम में एक वो स्क्रिप्ट में रन कर दूं ना, तो अब क्या होगा कि आप समझ लें आप एंटी ग्रेविटी के काम कर रहे हैं। अब वो आपने राइट अप नहीं किया, लेकिन वो स्क्रिप्ट क्या करेगी, वो टाइप कर देगी खुद ही से कमांड। वहां पे कुछ भी यूज करें, एंटी ग्रेविटी कर्सर कुछ भी आप यूज कर रहे हो, वहां पे उसने वो कमांड लिख देनी है बस कि भाई ये चीज की परमिशन खोल दो। यानी कि वो कहेगा कि फला एक्सेस जहाँ पे तुमने ब्लॉक लगाया है उनको एक्सेसिबल कर दो, अब से यहाँ पे ये फाइल कॉपी कर दो, वो कर देगा। अब आपका सिस्टम कॉम्प्रोमाइज फुली, पहले ही वो कॉम्प्रोमाइज होगा जिस टाइम मालवेयर वो चल रहा है। तो फर्दर एक्सेस लेने के लिए, क्योंकि देखें इसमें ना लेवल होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कि हर कोई किस लेवल तक पहुंच सकता है, तो कुछ लेवल तक वो ट्रिगर करते रहते हैं। अभी टेक्निकल वर्ड है थोड़े से, परसिस्टेंट मैकेनिज्म और ये चीजें, ये अभी नहीं डिस्कस, लेकिन बता रहा हूँ वैसे किस तरह से अटैक वर्क करता है। तो अल्टीमेटली मैं इसको समअप करता हूँ। तो जो एआई का जो काम है ना, आप बिलीव करें कि फ्यूचर में बहुत ज्यादा जॉब्स आ रही हैं, बहुत ज्यादा इसका स्कोप है, लेकिन वही कि आपको एआई अडॉप्टिव होना पड़ेगा, तभी आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हो। और दूसरा, आपके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होना बहुत जरूरी है। ये जितना भी रिपोर्ट या ये टेबल बनाने का मकसद ये था कि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि मेरी अपनी वर्डिंग नहीं है, दुनिया इस टाइम किस टाइम सोच रही है। ये गार्डनर और ये वेब, ये रेंचर जो है ना, इनको आप मैं आपको पर्सनली कहूंगा इनको फॉलो करें लिंक्डइन के ऊपर। इन पे लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं कि दुनिया इस टाइम क्या सोच रही है उस टेक्नोलॉजी को लेके, उससे आप भी अपडेट रहेंगे। तो एआई का बहरहाल काम खत्म नहीं होने वाला, कोई जॉब खत्म नहीं हो रही, कोई मसला नहीं हो रहा, रिप्लेस जरूर हो रही है। तो उस रिप्लेसमेंट के हिसाब से आपने अपनी प्रिपरेशन करनी है कि कहीं आप भी रिप्लेस ना हो जाओ, सिंपल। अच्छा जी, फ्यूचर में अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो रहा है, 10-15 मिनट रह गए। अगर मैं इसको एक्सप्लेन करना शुरू, पहले मैं कोशिश करता हूँ जरा शॉर्ट करके समराइज कर दूं इसको। आपकी फ्यूचर में ना 4 टेक्नोलॉजीज आ रही है जो सबसे बड़ी है। वो है जी एआई एक तो, और दूसरा आपका ब्लॉकचेन, तीसरा आपका एनर्जी पावर का सेक्टर, और चौथा आपका क्वांटम। इसको मैंने यहाँ पे एक इमेज के अंदर एक ह्यूमन की जो होती है ना एनालॉजी, उसके साथ डिफाइन किया थोड़ा सा कि ये क्या है। कि देखें कि अगर आप ये पढ़ भी लो साथ साथ मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर लेता हूँ कि एआई आपके ब्रेन की तरह काम करता है, सोचता है किस तरह से डिसीजन लेने हैं, ऑटोमेटिक जो भी इस तरह से करेगा। ब्लॉकचेन क्या करता है, वो आपके दिल की तरह काम करता है, डिसेंट्रलाइज्ड, ट्रांसपेरेंट, टेम्पर प्रूफ, बिल्ड ट्रस्ट। और ब्लॉकचेन के अंदर जो टर्म्स होती है वो ये एक दिल की तरह की उसकी समझ ले, उसकी मिलती जुलती एनालॉजी होगी। अच्छा, न्यूक्लियर बैटरी वो आए आपके ब्लड, जो आपका ब्लड है जो आपके दिमाग से पूरे जिस्म में सर्कुलेट कर रहा है, वो इस तरह से। और क्वांटम इसके अंदर क्या काम करेगा, नर्वस सिस्टम का। देखिए ब्लड के थ्रू तो चीजें जा रही है, लेकिन नर्वस सिस्टम का क्या होता है कि आपके यहाँ पे चोट लगती है तो क्या दिमाग को फौरी तौर पे सिग्नल मिलता है। तो जितना तेज वो सिग्नल होगा उतनी जल्दी से दिमाग रिएक्शन करेगा, देगा, और वही न्यूरॉन्स लेके फटाफट वहां पे रिएक्ट करेंगे, यानी कि स्पीड तेज हो जाएगी ना आपकी, जितना तेज आपका नर्वस सिस्टम होगा। और सपोज करें मैंने ये नीचे राइट साइड पे देखें तो थ्रेड वर्सेस डिसीज लिखा हुआ है। ये साइबर अटैक क्या होते हैं जी, वायरसेस जो आपके बॉडी के अंदर वायरस आ जाते हैं या जिसकी वैक्सीनेशंस करवाते हो वायरसेस की, वो साइबर अटैक है ना। ऐसे ही वायरस बनता है, साइबर अटैक भी ऐसे ही बनता है। इसी तरह मालवेयर और रैंसमवेयर क्या है, ये इन्फेक्शंस है। मालवेयर और रैंसमवेयर क्या है कि ये फैलते हैं जिस्म के अंदर। तो इन्फेक्शंस का क्या होता है कि मेडिकली देखो तो इन्फेक्शन भी बॉडी के अंदर फैलता है ना, तो फिर आपको एंटीबायोटिक वगैरह खिलाई जाती है इन्फेक्शंस को रोकने के लिए, ठीक है। ऐसे ही है अगर डाटा ब्रीच हो सेम इसी तरह सिक्योरिटी में, तो उसकी इज इक्वल टू क्या है, इंटरनल इंजरीज। इंटरनल इंजरीज होगी, ब्लड निकला है आपका, जो भी है ब्लड सी निकल या निकला और बंदा खत्म, तो डाटा गया तो आपका सिस्टम भी खत्म। सेम इसी तरह वीक सिक्योरिटी का अगर आप एनालिसिस करो तो वीक इम्यून सिस्टम, वीक सिक्योरिटी का वही लो है कि आपका वीक पासवर्ड हो गया, आपको पता नहीं है, अवेयरनेस नहीं है, वो भी समझ एक वीक सिक्योरिटी के अंदर आता है। और वीक सिक्योरिटी इज इक्वल टू वीक इम्यूनिटी सिस्टम। अब आपका इम्यूनिटी सिस्टम ही जब वीक होगा तो आपके ऊपर इंटरनल इंजरीज तो होते हैं एक्सटर्नल अटैक की वजह से, लेकिन इन्फेक्शंस बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके मालवेयर रैंसमवेयर अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी इम्यूनिटी वीक होगी तो वायरसेस के अटैक्स भी ज्यादा हो सकते हैं। ऐसे ही है ना, बिल्कुल। और फिशिंग और सोशल इंजीनियरिंग सेम डिसेप्शन, ये ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ होता है कि अगर आपने कोई गलती की या फिशिंग अटैक हुआ तो डिसेप्शन इसमें आ जाएंगे आप। तो ये एक मैं इसको बड़ा ब्रीफली आपको एक्सप्लेन किया, इसको मैं मजीद डिटेल में जा सकता हूँ, मैं आपको वैसे बता देता हूँ, लिखा तो है सारा। न्यूक्लियर एनर्जी, आपकी कोई भी टेक्नोलॉजी हो ना, इसमें 2 सबसे बड़े मसले आते हैं, प्रोसेस और पावर। आप जितनी रिसर्च अभी देखोगे या करोगे, उसके अंदर कोई भी अगर एफिशिएंसी या सिमुलेशंस की जाती है ना, तो वो उसके प्रोसेस टाइम या उसकी बैटरी एफिशिएंसी को देख के की जाती है। तो क्वांटम का फ्यूचर यही है कि क्वांटम के आने के बाद वो जो स्पीड वाला मसला है ना, वो हल हो रहा है। क्वांटम को मैं मजीद आगे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये देखें, क्वांटम जो है ना टेक्नोलॉजी, इसके मेन 4 पिलर्स हैं। एक है क्वांटम कंप्यूटिंग, दूसरा क्वांटम इंटरनेट, दूसरा क्वांटम इंक्रिप्शन, और तीसरा क्वांटम इंक्रिप्शन, और चौथा क्वांटम बैटरीज। अच्छा, क्वांटम कंप्यूटर के आने से जो आपकी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है ना, स्पीड बढ़ जाएगी आपकी बहुत ज्यादा। यानी कि जो समझ ले पासवर्ड ब्रेक आपको कुछ मिलियंस ईयर्स लगते हैं ना ब्रेक करने में, वो ये कुछ मिनटों में कर देगा पासवर्ड ब्रेक।
तो पासवर्ड के हद तक तो क्वांटम कंप्यूटिंग की समझ आ जाएगी। अच्छा, क्वांटम इंटरनेट क्या है? अभी रिसेंटली कनाडा के अंदर उन्होंने क्या कि क्वांटम इंटरनेट का उन्होंने स्टार्ट कर दिया। अब क्वांटम इंटरनेट की बाय डिफॉल्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना, वो है ही सिक्योर, यानी कि उससे सिक्योरिटी के कंसर्न्स इंडस्ट्री लेवल पे कम हो जाएंगे, क्योंकि वो क्वांटम इंटरनेट पे आ जाएगा, पूरा आपका दुनिया शिफ्ट हो जाएगी। ठीक है, फिर आती है क्वांटम इंक्रिप्शन, जिस पे आजकल बहुत ज्यादा काम हो रहा है। क्वांटम मेच्योर होगी तो उसकी इंक्रिप्शन भी आएगी और उसकी सिक्योरिटी भी आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज मैं आपको समझा दूं, आपकी 80 to 90% मैं कह सकता हूँ 80 to 90 आपकी सिक्योरिटी है इंक्रिप्शन। आप देख लें, खुद ही सोच लें, हैशिंग, इंक्रिप्शन, इनकोडिंग, ये क्या है? सब कुछ अल्टर करना डाटा को किसी दूसरी फॉर्म के। सिक्योरिटी में जितने प्रोटोकॉल है वो क्या कर रहे होते हैं? आपके डाटा को पकड़ के किसी दूसरी फॉर्म में चेंज कर रहे होते हैं। वो इंक्रिप्शन हो सकती है, इनकोडिंग हो सकती है, हैशिंग हो सकती है। तो इसी तरह ही जब क्वांटम इंक्रिप्शन आ जाएगी, वो मजीद उसको स्ट्रॉन्ग कर देगी। फिर बैटरीज और पावर का सबसे बड़ा मसला है इस टाइम। आपको पता है, ड्रोन्स आप बना लें, छोटे छोटे ड्रोन्स बना लें, कुछ बना लें आप, बैटरी का सबसे बड़ा मसला इस टाइम है। तो क्वांटम बैटरीज के आने के बाद बैटरी का मसला ही हल। लाखों लाखों साल बैटरी नहीं खत्म होनी आपकी। फिर क्या जी, आपकी अगर होती भी है कोई ऐसी बैटरी है भी जो खत्म होती है, तो वो आपने बस एक दफा लगानी है, सिर्फ टच करने पे वो बैटरी फुल चार्ज कुछ सालों के लिए। तो क्वांटम बैटरीज के आने के बाद आप ये, अभी तो मैं आपको सिर्फ अवेयर कर रहा हूँ, समझ लो, आपको वो लुक में दे रहा हूँ कि आप जाके खुद भी नेट पे सर्च कर सकते हो ये असल में है क्या चीजें, इन पे अब तक क्या काम हो रहा है। अगर 2021 से लेके 26 तक के अगर आप पेपर रिव्यू करें, कोई लिटरेचर पढ़े, तो आपको आइडिया होगा क्वांटम की हर डोमेन के अंदर पोस्ट क्वांटम और क्वांटम पे बड़ा ज्यादा काम हो रहा है। तो ये थी जी क्वांटम और आने वाली फ्यूचर। जब तक आप जो डिग्री करना चाह रहे हैं 2-3 साल या 4 साल तक, तब तक ये टेक्नोलॉजी के आप मास्टर में बहुत बड़ा बूम देखेंगे। जिस तरह आपने एआई का 1-2 सालों में देखा है ना, तो फ्यूचर में आने में आप क्वांटम देखेंगे। तो जो अभी इसे प्रिपरेशन कर लेगा इन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, या अभी से पढ़ना शुरू कर देगा या अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देगा, तो इंशाल्लाह फ्यूचर में वो सर्वाइव कर जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं ये वही क्वांटम प्लस एआई में जो अभी बताया कि इसका हाइब्रिड मॉडल ही चलेगा। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि वो सारी चीजें मिलके एक अच्छी एक्सीलरेट करेंगी चीजों को, टेक्नोलॉजी को भी फ्यूचर के अंदर। उसके बाद ये क्वांटम की भी यकीनन कुछ लिमिटेशंस हैं। ये जरा टेक्निकल थोड़ा हो जाता है। बायस क्या होता है, पावर डज नॉट बायस, और एक्सप्लेनेबिलिटी और गवर्नेंस के हिसाब से। अच्छा, एआई के अंदर भी गवर्नेंस के इशू है और क्वांटम में आने वाले भी गवर्नेंस, ये गवर्नेंस और इसके गवर्नेंस इस सेंस में कह लें कि आपने उस टेक्नोलॉजी को ग्लोबली और ये नेशनल वाइड में कंट्रोल कैसे करना है, पॉलिसीज क्या लगानी है, रूल्स क्या लगाने हैं। जैसे कि एआई शुरू में आया था तो उसमें प्रॉम्प्ट अटैक बहुत ज्यादा हो रहे थे, आप उससे कोई भी अटैक या स्क्रिप्ट लिखवाते थे वो लिख देता था आपको। लेकिन हाँ, क्वांटम ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड है। आप जाके देखें तो सही, आप वायरलेस डोमेन, क्लाउड सिक्योरिटी, आप क्लाउड इंक्रिप्शन, डाटा सिक्योरिटी, किसी में भी जाएं, आप नेट पे सर्च करें, उसमें पोस्ट क्वांटम से रिलेटेड कितने पेपर पब्लिश हो रहे हैं अभी। इवन कि मेडिकल के अंदर कितने पेपर, मेरा अपना पेपर मेडिकल के लिए अभी पब्लिश होने के लिए 2 क्यू में लगे हुए, जिसमें पोस्ट क्वांटम को लेके मैंने एक डिवाइस डिजाइन की थी, जिसके अंदर ये आपका था, ये जो ईसीजी नहीं करते, इसकी एफिशिएंसी को इंप्रूव किया था पोस्ट क्वांटम के थ्रू और सिक्योर किया था मजीद। तो बहरहाल वो एक अलग बहस है। तो इंक्रिप्शन में ब्रेक, पोस्ट क्वांटम सिक्योरिटी नीडेड, ये लिखा हुआ है इसके अंदर, ये आप देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो वही एंड पे सम अप करता हूँ मैं सारी चीज़ों को कि एआई रेपिटेटिव टास्क को हैंडल करता है आपके बेसिक एनालिसिस और ऑटोमेशन के लिए, लेकिन ह्यूमन जो आप इंसान, उसका फोकस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग, वो आप ही करोगे हमेशा, वो एआई रिप्लेस नहीं कर सकता। स्ट्रेटेजी आप डिजाइन करोगे, हालात और वाकयात को नजर रखते हुए, वो आप ही कर सकते हो। एआई को बताना पड़ता है उस चीज को, तो उसको बताने के लिए भी तो इंसान ही चाहिए ना, वो खुद से थोड़ी जजमेंट करेगा। क्रिटिकल थिंकिंग भी आप करोगे, आइडियाज आपके होते हैं, रिसर्च आपकी होती है, जिसको आप एफिशिएंसी के साथ कर सकते हो एआई के टूल यूज करके या एआई को यूज करके। तो ये चीजें हैं जो आपको समझने की जरूरत है कि एआई रिप्लेस नहीं कर रहा, आपने एआई को कंट्रोल करना है अपने हाथ के ऊपर, ताकि आप अपनी एफिशिएंसी को इंप्रूव कर सको या एनहांस कर सको। तो जी ये एंड है जी एआई। अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हैं, सक्सेसफुल होना चाहते हैं, तो एआई तो सबसे पहले अपने हाथ में ना एक काबू कर लें, उसको ग्रिप उसके अपने हाथ में कर लें। फिर आप साइबर की फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग करें अपने जैसे भी है। और फिर आपकी इंटरपर्सनल स्किल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको बेचना, बात करना, प्रेजेंट करना, ये चीजें आनी चाहिए, मैनेज करना आना चाहिए, लीडरशिप क्वालिटीज आपके अंदर आनी चाहिए। और ये एकदम आती नहीं है ना, ये पैदा क्या कोई आपको पैदा होते ही ये मिलती है स्किल। याद रखिएगा, कोई भी स्किल जो है ना, वो प्रैक्टिस के बाद ही आपको आती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, मार नहीं खाओगे, जब तक आप उसी स्किल को करने के लिए 100 दफा फेल नहीं होगे ना, तब तक आप सक्सेसफुल को समझ ही नहीं सकते कि आप सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं या मास्टर कैसे हो रहे हो उस चीज के। जो काम आप करोगे नहीं, उसके मास्टर कैसे हो सकते हो? आप खुद ही बताओ ना, आप पैदाइशी मास्टर तो कोई नहीं हो सकता। तो ये जो लोग फेलियर से डरते हैं या करने से डरते हैं ना, तो मैं उनको ये सही तो आप करो तो सही, कोशिश तो करो। गलती करोगे, 1 दफा करोगे, 2 दफा करोगे, 3 दफा करोगे, ये डर निकालना आपने। तो फ्यूचर में इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो एआई प्लस आपकी साइबर, जो भी आप डिग्री करोगे साइबर से रिलेटेड, उसके फंडामेंटल और ह्यूमन स्किल्स, इन तीनों का कॉम्बिनेशन आपको फ्यूचर में सक्सेस दे सकता है।
बी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो अपने अब देख लें, बाकी इंशाल्लाह यहाँ से ये हमारी आज की वर्कशॉप थी। उम्मीद है कि मैंने आपको काफ़ी बेहतर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि ये प्रेजेंटेशन भी मैंने सिर्फ 2 घंटे के अंदर रेडी किया, अपने वो टाइम में से निकाल के मैनेज किया टाइम थोड़ा सा कि ये वर्कशॉप। अली आई थिंक काफ़ी बेहतरीन सेशन हो गया है, मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिला है और काफ़ी नई चीज़ें सीखने को मिली। हमने साइबर सिक्योरिटी को ना बड़ी एक सिंपल चीज़ समझा हुआ था, लेकिन जैसे आपने चीज़ों को एक्सप्लेन किया और समझाया तो डेट वाज अमेजिंग। और अगर आप लोगों में से कोई भी हाफिज साहब से कनेक्ट होना चाह रहा है, इनसे सीखना चाह रहा है, एज अ मेंटोरिंग को चूज़ करना चाह रहा है या इनके अदारे से सीखना चाह रहा है, तो आप लोग मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आप लोग इनसे कनेक्ट करवा दूँगा इंशाल्लाह। तो अगर आप लोग स्लाइड्स को और इससे रेलेवेंट जो भी मटेरियल है और इसके अलावा जो इस वीडियो की रिकॉर्डिंग है इस सेशन की, वो आप लोग एम्परेडार पे जाके तो जो मटेरियल सेशन है वहाँ पे आके आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा, आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हैं वहाँ पे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। हाफिज अली साहब बहुत शुक्रिया आपका, जज़ाकल्लाह, बड़ा ज़बरदस्त सेशन था। तो इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट एडवांस सेशन में आपसे मुलाकात होगी। जी इंशाल्लाह।